एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ की एक नई वीडियो लेक्चर में आप सबको वापस स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही रेलिवेंट एंड बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है। बिकॉज अगर हमें मॉडर्न पीरियड को समझना है तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या क्या सोर्सेज है, किन किन तरीके के डिफरेंट सोर्सेज है, इंडिजीनियस सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज और जितने डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। ओके वो क्या ऐसे सोर्सेज है जिसके थ्रू हम बेसिकली समझ सकते हैं कि हाँ मॉडर्न एम्पायर में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और ये डेडिकेटली सिर्फ सोर्सेज से रिलेटेड ये चैप्टर होएगा, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। ठीक है, ब्रॉडली जब हम स्टार्ट करते हैं, ब्रॉडली जब हम बेसिकली सोर्सेज की बात करते हैं तो हम सोर्सेज को दो तरीके से देखते हैं। एक वो सारे सोर्सेज जो कि इंडिजीनियस थे। इंडिजीनियस का बेसिक मतलब होता है जो कि इंडिया में खुद लिखे गए, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लिखे गए थे, उन्हें हम इंडिजीनियस सोर्सेज कह सकते हैं। फॉरेन सोर्सेज जो ओबियसली वो सारे टेरिटरी या वो सारे लोग जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं थे पर उन्होंने किसी न किसी तरह के या तो रेफरेंस दिया है या कहीं ना कहीं मेंशन करा अबाउट दी मॉडर्न एम्पायर, तो वहाँ पे हम उन्हें फॉरेन सोर्सेज की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिजीनियस सोर्सेज तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्सेज आते हैं। सो वी शैल टॉक अबाउट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखी है। द मोस्ट एक्सेप्टेबल आइडिया इज कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो जिनकी फ़ोटो आपने कई बार देखी भी होगी। द पॉइंट इज कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है पूरी, या विष्णुगुप्त के नाम से भी हम उनको जानते हैं। ठीक है, और चाणक्य के नाम से उनको हम जानते हैं। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है that whether they all of them were actually the same person, और क्या आपका एक काइंड ऑफ ये जो चाणक्य का या फिर बाकी जो एक आते हैं क्या वो आपका एक सिंबल था। ठीक है, क्या वो एक काइंड ऑफ पोजीशन था जिन सारे गुरुओं ने, जिन सारे स्कॉलर्स ने इनसे लिखा उन्हें चाणक्य के नाम से जाना गया। तो एक बहुत बड़ा डिबेट है अमंग द एंटायर हिस्टोरियन कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना। अर्थशास्त्र की मैं बेसिक बात करूँ, डिटेल में समझिएगा। ऐसे मैं आपको कई सारे रेफरेंसेस फर्दर लेक्चर्स में देते जाऊँगा, बट यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना ज़रूरी है। अर्थशास्त्र का जब अर्थ का मतलब देखते हैं तो अर्थ का मतलब होता है बेसिकली इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि वो हर एक चीज़ जो कि इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, उसे बेसिकली हम अर्थ के नाम से जानते हैं। शास्त्र रिटेन पार्ट। ठीक है, द पॉइंट इज अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ डील नहीं करता इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, डील करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बट सिर्फ नहीं करता। अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड इवन जस्टिस के पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है जिसमें पहला आपको समझ आएगा कि राजा कौन है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राजा को किन किन तरीके से काम करना चाहिए। ये भी समझ में आता है कि जब आप बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है योगक्षेमा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है योगक्षेमा। ठीक है, योगक्षेमा जो है वो बेसिकली बताता है कि जो भी राजा होता है उसकी सबसे सर्वप्रथम ये जिम्मेदारी होती है कि उनको लोगों के लिए काम करना है। कभी भी किसी राजा को ये काम नहीं करना चाहिए जो उसे सही लगता हो, उसे वही काम करना चाहिए जो लोगों के लिए, लोगों के हित में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस टैक्स के बारे में, लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है अर्थशास्त्र में बोला गया है वो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अवश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रेवेन्यू के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण जो टैक्स है वो बेसिकली कर है वो लैंड रेवेन्यू है। एंड इसलिए जो देता इसमें ऑब्वियसली जो लैंड रेवेन्यू को टाइमली पेमेंट करेगा वो स्टेट की तरफ एक लॉयल्टी शो कर रहा है, और जो नहीं देगा वो बेसिकली एक काइंड ऑफ लॉयल्टी शो नहीं कर रहा है एंड दस वो लायबल है पनिशमेंट के लिए। दो, तीसरा यहाँ पे यही बताया जाता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र बहुत इलैबोरेट बुक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा हूँ। थर्ड आता है कि जब मिलिट्री वॉरफेयर होती है तो किन किन तरीके से राजा को सेनापति होना चाहिए, राजा को बेसिकली कमांडर इन चीफ होना चाहिए, किस तरीके से आपको कौन सा एक ऐसा जिस जगह पर लड़ाई होगी वो कैसा है कि आपको प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, टेरिटोरियल प्लेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बैटल ऑफ पानीपत की देखने मिलेगी, तो कभी इस बारे में ज़रूर सोचना है कि पानीपत में ही तीनों लड़ाइयाँ क्यों हुई,
उसका बहुत सबसे बड़ा रीज़न है कि पानीपत की ज्योग्राफिकल जो लोकेशन थी। आपने जब जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें भी एक आपको लोकेशन आता है, या फिर आप अहमद शah अब्दाली के बारे में जानते हो, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करा था, इस वजह से वो पहले पहुंच जाते लड़ाई से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि हमेशा जिस लोकेशन से आप लड़ाई कर रहे हो वो भी एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है और एक प्लस पॉइंट होता है आपके युद्ध में और वॉर में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र ये बताता है। अर्थशास्त्र और क्या बताता है? अर्थशास्त्र बेसिकली मंडला थ्योरी के बारे में बताता है। व्हाट इज द मंडला थ्योरी? मंडला थ्योरी आपने कभी सुना होगा कि बेसिकली दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसीलिए यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे हमेशा अर्थशास्त्र में बोला गया है जो भी आपके नेबर होते हैं उनको हमेशा अपना दोस्त बना के रखो, और जो भी नेबर का नेबर होता है, ठीक है, नेबर को दोस्त बना के रखना है, नेबर का नेबर को भी दोस्त बना के रखना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्यों बना के रखना है कि मान लो इनकेस अगर आपकी लड़ाई कभी आपके नेबर से हो जाती तो उनका जो नेबर है वो सेकंड रिटेलिएशन कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी मंडला थ्योरी है जो चाणक्य ने फॉर्मुलेट करी थी। एंड अगर आप करंट पर्सपेक्टिव इंडियन डिप्लोमेसी में जाते हो तो आपको मैंडलन थ्योरी एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपको जस्टिस के बारे में भी कई सारी चीज़ें बताई गई है। अर्थशास्त्र में आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताई गई है कि लोगों को, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं, इनके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनको किस तरीके से पेमेंट करनी है, निक्षा में करना है, पन्ना में करना है, ठीक है, बाकी खुफिया में करना है, तो किस तरीके से आपको करना है, बेसिकली वो सारी चीज़ें रेलिवेंस है। और इस तरीके से कई सारी और भी बातें हैं जो कि अर्थशास्त्र में सब्सिक्वेंटली हम बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है बेसिकली मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा की जब हम बात करते हैं, इसे लिखने वाले हैं विष्णुगुप्ता। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य अलोंग विद चाणक्य किस तरीके से उन्होंने धनानंद, जो लास्ट आपके नंदन एम्पायर के, नंदन किंगडम के सो कॉल्ड रूलर थे, उनको किस तरीके से हराया और पावर को कंट्रोल किया। इसको एक ड्रामेटिक फॉर्मेट पे मुद्रा राक्षसा में बताया गया। तो यहाँ पे ये रेलिवेंट्स है। हर्षचरिता बाना का है, जो कि आपके हर्षा के कोटेशन थे, कि अपने आप में फर्स्टली कह सकते कुमार महामत्ते भी रह चुके हैं, तो बाना की बहुत ही रेलिवेंट पोजीशन रह चुकी है। बाकी हम बात करें तो यहाँ पे हर्षा के हर्षचरिता जो है उसमें बेसिकली बताया गया है किस तरीके से लास्ट जो रूलर थे आपके मौर्य एम्पायर के, बृहदत्त, उनको किस तरीके से हराया गया था। इन चीज़ों के बारे में बताया गया है हर्षचरिता में। और कलहन की राज तरंगिनी, कलहन की राज तरंगिनी भी एक बहुत ही रेलिवेंट सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कलहन जो है वो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और कश्मीर के हिस्ट्री में ये चीज़ बिल्कुल पता चलता है कि बेसिकली जो श्रीनगर का रीजन है उसको स्टैब्लिश करने वाले और कोई नहीं, बेसिकली अशोका थे। अशोका ने ही बुद्धिज़्म को यहाँ फैलाया अपने धम्मा मात्रास की मदद से, और ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि यहाँ पे उन्होंने कश्मीर को भी बहुत सुंदर बनाया था। ये श्रीनगर रीजन कैसे बहुत सुंदर बनाया था, ये सारी चीज़ें कलहन बताते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इंडिजीनियस सोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। और तो बहुत सारे और है, फॉर एग्जांपल ममूलर के भी है, संगम लिटरेचर्स के भी है। सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे रेलिवेंस होगी मैं आपको बताते जाऊँगा। फिर हमारे पास आता है फॉरेन सोर्सेज। अब फॉरेन सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो रेलिवेंस क्या, फॉरेन मैंने बता दिया क्या। हमें पता है कि जब मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, उसका आपको आइकन दिख जाएगा ऊपर आई बटन पे, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन क्या है कि इंडिका बेसिकली लिखा है मेगास्थनी ने। मेगास्थनी कौन थे? मेगास्थनी बेसिकली जो थे वो सेलेकस निकेटर के कोटेशन थे, उनके कोर्ट में रहा करते थे। तो बेसिकली जब आपकी लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा देते हैं सेलेकस निकेटर को, सेलेकस निकेटर ने किस तरीके से पोरस को हराया ये हमने जाना था। और हमने ये भी पता था कि बेसिकली सेलेकस निकेटर की अलेक्जेंडर की वजह से खासकर धनानंद और चाणक्य के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। उसके बेसिकली होता क्या है, बेसिकली चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को विजय बनाते हैं और मौर्य एम्पायर की स्थापना करते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उनके लिए बचता है वो ये रहता है कि जो आपके ग्रीक्स का कंट्रोल है आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उनको वहाँ से धकेल के निकालना है, क्योंकि वो तक्षशिला गंधार का रीजन है जो कि आपके चाणक्य का घर हुआ करता था। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है, सेलेकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से हराया जाता है। और तो ज़्यादा हमारे पास बैटल्स की डिटेल नहीं अवेलेबल है,
पर इतना ज़रूर पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर को की बहन जो बेसिकली आपकी बेटी हेलेना होती है, उनसे शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और एक काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस दोनों बन जाते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य खुशी में 300 वॉर एलिफेंट्स आपके सेल्यूकस निकेटर को दे देते हैं। सेल्यूकस निकेटर एक आई वुड से एक रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेगास्थनीज जो उनके कोडिशन है वो बेसिकली मौर्य एम्पायर में आएंगे, यहाँ पे कुछ समय बिताएंगे, व्यतीत करेंगे, और यहाँ पे जितनी भी जानकारी उनको मिलती है उसको वो अपने राइटिंग्स में लिख के यहाँ पे वापस लेकर आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी रेडी हो गए थे। वहाँ पे फिर मेगास्थनी आते हैं। मेगास्थनी ने बहुत अच्छे खासे समय पे बिताया यहाँ पे इंडिया में समय। सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पे कई सारे हिस्टोरियंस इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि मेगास्थनी ने कई सारी चीज़ें ऐसी लिखी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो कि एक्चुअली में रियलिटी में शायद उन्होंने देखी भी नहीं, बस उन्होंने सुना था, हेयर से था, और उन्होंने उस चीज़ को लिख दिया था। और ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म बनती है मेगास्थनी के राइटिंग्स की। जैसे कि मेगास्थनी की राइटिंग में बताया कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं किया करता था, जो कि कहीं भी पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि चाणक्य भी ये लिखते हैं कि स्लेवरी की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली बात है स्लेवरी एग्जिस्ट करता करती थी। बाकी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो बेसिकली मेगास्थनी ने इवन पांड्यन किंगडम्स के बारे में बताया, रानी मंगमाल के बारे तक में रेफरेंस दिया है, ये बताया कि किस तरीके से वहाँ पे पर्ल और बीड्स के जो आपकी इंडस्ट्रीज थी बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग थी, यानी कि उनके पास भले उन्होंने घुमा नहीं पाया, उनके पास सोर्स ऑफ कलेक्शन जो था वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था। पाटलिपुत्र के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, किस तरीके से हर समय लेडी बॉडी गार्ड से वो घेरे रहते थे, बाकी वो कितने पंक्चुअल थे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, बहुत शक्तिशाली थे, सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश करी है। यहाँ के जो मगध एम्पायर की बेसिकली जोग्राफी के बारे में, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें ये भी समझ में आता है कि इन्होंने पाटलिपुत्र से बताया तो वहाँ पे कितना फोर्टिफाइड था, कितने सारे आपके चेक पोस्ट हुआ करते थे, और किस तरीके से पाटलिपुत्र कॉन्फ्रेंस रिवर्स के बीच में था, ये सारी बातें जो है वो बताने की कोशिश करा करते हैं। ये रहा इंडिका मेगास्थनी का, और मेगास्थनी की इंडिका भी बहुत रेलिवेंस है, बहुत बड़ी है, बट हमारे पास जो रिलेवेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। सब्सिक्वेंटली जो रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको फर्दर लेक्चर से बताता रहूँगा। सेकंड आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्ट्रैबो की, और जैसे पता चल रहा है बेसिकली यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बताने की कोशिश की है स्ट्रैबो ने, ये चीज़ हमें देखने मिलती है। अगेन ग्रीक हिस्टोरियंस है ये सारे। एपिटोम है, ये बेसिकली लिखा है आपके जस्टिन। किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को बेसिकली क्योंकि ग्रीक्स चंद्रगुप्त नहीं बोल पाते, उन्होंने उसे सैंड्रोकोटस के नाम से जाना है, तो क्योंकि सैंड्रोकोटस की तरह बुलाते तो उन्होंने बताया कि सैंड्रोकोटस है किस तरीके से सत्रप्स को यहाँ पे हराया। सत्रप्स कौन थे? गवर्नर थे, इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। तो सत्रप्स को हराते हैं और बेसिकली आपका पावर कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। तो ये बेसिकली एपिटोम है जस्टिन का। नेक्स्ट एक और इंडिका है जो कि हमें बस इंफॉर्मेशन देती है, वो एक एरियन का है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये और नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी की है, ये दोनों एक बहुत रिलेवेंट सोर्स इन्फॉर्मेशन देती है, इफ़ नॉट सिमिलर और इफ़ नॉट यूनिफॉर्म, बट हाँ डेफिनेटली अलग अलग बताती है। जिसमें आपका आता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या थी, 6000 की एलिफेंट्री थी, या फिर आपकी 9 लाख की आपकी इन्फेंट्री थी, 60,000 की कैवलरी थी, 6000 की एलिफेंट्री थी, चैरिटरी थी। ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है जो बताते हैं इंडिका एरियन की या नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आता है, वो है चाइनीज़ सोर्स। चाइनीज़ सोर्स में 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है, फाहिन की सोर्सेज है, हुआनजांग की सोर्सेज है। हुआनजांग को कई तरह से लिखा जाता है, सब जो होता है हुआनसांग लिख दो या फिर हुआनजांग लिख दो, अब जिस तरीके से लिखने की कोशिश करो वो बेसिकली सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों की बात करें तो फाहिन और हुआनसांग अपने अपने टाइम पे आते हैं। फॉर एग्जांपल फाहिन जो है वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आते हैं, और मतलब गुप्तन एम्पायर, और हुआनजांग जो है वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हर्षा के टाइम पे आते हैं। ये बेसिकली ये दोनों भी है वो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं किस तरीके से मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किस तरह का थी, मॉन्यूमेंट्स कितने ब्यूटीफुल थे, इनके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती है। बुद्धिज़्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, किस तरीके से बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेचुरली डिक्लाइन करता है, बट इवेंचुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज सोर्सेज से हमें पता चलता है। बाकी फाइन और हुआनसांग अपने अपने रिलेवेंट टाइम पीरियड के बारे में कई सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे कि हमें हर्षा के 1-2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स जिन्होंने करवाए थे उसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं।
फाहिन हमें बहुत सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड के बारे में भी, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सिलोन। सिलोन एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली, सिलोन को बेसिकली श्रीलंका का पुराना नाम है। तो सिलोन में आपके जो है दो चीज़ें रिलेवेंट है। पहले तो यहाँ पे आपकी जो हीनायान बुद्धिज़्म थी वो बहुत पॉपुलर हो रखी थी, और एक्चुअली पॉपुलर थी उसका सबसे बड़ा कारण है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो उसका रीज़न है कि जब फाइनली ये सेपरेशन हो गया था महायाना और हीनायाना में, तो बेसिकली हीनयान ने डिसाइड करता है कि अब हम भारत में नहीं रहेंगे और हम चले जाएंगे, तो वो बेसिकली जाके सिलोन में स्टैब्लिश होते हैं एंड दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस जो ओरिजिनल आइडिया होते हैं। और यहाँ पाली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, चीज़ देखने में मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जैसे महावंसा, दीपवंसा, कुलवंसा, वंसा पतसकिनी, तो कुछ इंपॉर्टेंट है। महावंसा दीपवंसा में हम बात करें तो यहाँ महेंद्र और संघमित्रा के बारे में पता चलता है, जो कि अशोका के बेटे थे और बेटी थी, और ये बेसिकली सिलोन आए थे धम्मा महामात्र के तौर पे धम्मा के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये महावंश में देखने मिलता है। दीपवंश में भी अशोका के बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस के बारे में किसी सिलोन में वो उसके बारे में हम बताते हैं। कुलवंशा वैसे वंशा पता सकनी इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये बताती है कि किस तरीके से जो अशोका है वो अपने आप को वेजिटेरियन बना चुके थे, और एज ए रिजल्ट स्टेट भी उनका जो था वो भी वेजिटेरियन बन चुका था। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अशोकन के टाइम पीरियड से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। बाकी तिब्बतन सोर्स की बात करें तो दिव्यावदन है, और दिव्यावदन की बात करें तो आपके शुंगा से भी जुड़ जाता है। यहाँ पे वो शुंगा टाइम पे बताऊँगा किस तरीके से बुद्धिज़्म को वो पूरी तरह से ख़त्म करने में लगे हुए थे, फिर वो किस तरीके से भरू स्तूप की स्थापना करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा बाद में। बाकी दिव्यावदन में बताया जाता है कि किस तरीके से अशोका जो है वो तिब्बतन लैंग्वेज में यहाँ पे अकाउंट्स को अपने मतलब उनके दिव्यावदन में अकाउंट्स अशोका है तिब्बतन लैंग्वेज में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली आपके मामूलर का वर्क आता है, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी ऑब्वियसली सदर्न किंगडम के, तो वहाँ पे बताते हैं। बाकी आप न्यूमिस्मैटिक्स की बात कर सकते हो, कॉइन्स, सिक्के, कई सारे डिफरेंट तरीके से कॉइन्स हुआ करते थे, कुछ डिफरेंट तरीके से सिम्बल्स हुआ करते थे, पीकॉक हो गया, क्लाउड हो गया, सन हो गया, स्तूपा हो गया। बाकी फिर आपका जो ये तीन सिंबल है बुद्धा धम्मा संघा, इनके बारे में रिलेवेंस देखने मिलता है। पहाड़ हो गया, पंछी हो गया, तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, डिफरेंट कॉइन्स पे होता है। फॉर एग्जांपल पीकॉक कॉमन था चंद्रगुप्त मौर्य के कॉइन्स में, क्लाउड बहुत हद तक कॉमन था आपके वुड से उनके बेटे के कॉइन्स में, जिनका नाम था बेसिकली आप बिंदुसार, और ये ऐसे टाइप के कॉइन्स बेसिकली आपके सिंबल्स देखने मिलते हैं अशोक के टाइम पे। ऑब्वियसली बात है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉइन्स भले अवेलेबल थे बट एक कॉमन वेट नहीं था, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, टेढ़े मेढ़े हुआ करते थे, पोर्ट्रेट्स अवेलेबल नहीं थे, वैल्यू नहीं हुआ करती थी, बट हाँ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, गोल्ड सिल्वर कॉपर इसमें बना करते थे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट्स की बात करें तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, पॉलिश ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर, ऐसे आपको पॉट्स देखने मिलेंगे। डिफरेंट रेलिवेंस हुआ करती थी, डोंट दिस इज नो नीड टू गो डीपर इनटू दैट। फिर मेरे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि चैत्यास हो गए, विहारास हो गए, स्तूपास हो गए, जिनकी शुरुआत अवस्थी अशोका के टाइम पीरियड पे हुई इंडिया में। फिर किस तरीके से कुम्हार में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बेसिकली घर के पिलर्स हमें देखने मिले हैं, ठीक है, तो उसकी रेलिवेंस हमें देखने मिल जाता है। बाकी आपको और भी रेलिवेंस देखना है तो लोमस ऋषि केव जो है वो इम्पॉर्टेंट बनता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किस विकास को लैंड ग्रांट दिया गया था बिंदुसार के बारे में, उसके बारे में मैंशन है। भी कई सारे सुदामा केव है और भी कई सारे डिफरेंट केव्स हैं, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी और भी डिफरेंट सोर्सेज आ सकते हैं, इसमें से एक इम्पॉइंट आपका रॉक कट आर्किटेक्चर हो सकता है, जिसमें आपका धौली एलिफेंट, यक्ष, यक्षिणी के, दीदारगंज यक्ष और यक्षिणी की आपको मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। धौली एलिफेंट बताया, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनता है। बाकी वेल्स के भी और रिंग वेल्स के भी हमें इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है, तो वो चीज़ें भी है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं जो बेसिकली हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। सो यहाँ पे एक सोर्सेज का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर था। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसे हम सब्सिक्वेंटली और एक्सटेंड करेंगे, और जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आई प्रॉमिस यू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस एक आपसे रिक्वेस्ट होती है कि इसे वीडियो लेक्चर को ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं इसलिए लास्ट में बोलता हूँ।
और नहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दे, सो कि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूँ, बिकॉज इफ़ आई एम स्पेयरिंग माई टाइम तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। और किस तरह की भी आपको क्वेरी होती है जस्ट